हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे हिस्ट्री का सीरीज। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको हिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ लगता होगा। टफ इसलिए लगता है क्योंकि उन्हें कभी किसी ने हिस्ट्री ठीक से समझाया नहीं। तो आज मैं आपको बहुत इजी तरीके से हिस्ट्री समझाऊंगी और हर एक वीक एक लेक्चर हिस्ट्री से रिलेटेड आएगा। आप सिर्फ अपना 1 घंटा दीजिए, 1 घंटा फोन को सामने रखिए, ध्यान से सुनिए, बस सुन लीजिए। जो आपको सुन के दिमाग में बैठेगा उतना ही काफी है, आप उसी से बहुत सारा एग्जाम में सवाल सॉल्व कर लोगे। और यदि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, खाली एमटीएस नहीं, सीएचएसएल, सीजीएल या फिर और भी कोई भी रेलवे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हिस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि आप हिस्ट्री के बारे में नॉलेज रखना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए परफेक्ट है। सो हिस्ट्री को हमने 3 भाग में डिवाइड किया, एक है एंशियंट, नेक्स्ट है मिडिवल एंड मॉडर्न। ये तीनों पार्ट को अलग अलग से लेगी। पहला एंशियंट का कम से कम 10 लेक्चर तक आएगा, मिडिवल का 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, देन मॉडर्न का भी 5 से 6 लेक्चर, तो टोटल 20 लेक्चर ही होगा, बहुत ज्यादा नहीं है। 20 लेक्चर आप बस हर एक वीक सिर्फ 1 आवर इस हिस्ट्री क्लास के लिए निकालिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना हिस्ट्री। अब आपका माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं ना, कि हमें पढ़ाया जाता है कि हड़प्पन आया था, वेदास आए थे, वैदिक सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये सबका बारे में हमें पता कैसे चला? ये बात आपके माइंड में आना चाहिए। हमें कैसे मालूम हुआ कि हिस्ट्री में पास्ट में ऐसा होता था, पास्ट में ऐसा नहीं होता था? जो भी पास्ट से रिलेटेड हमें इसके इंफॉर्मेशन कैसा मिलता है, इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सोर्स ऑफ हिस्ट्री में बहुत सारा चीज आता है। पहला चीज तो लिटरेचर, मतलब लिखावट। लेकिन लिखावट से पहले जब तक डिस्कवरी नहीं हुआ था, उससे पहले क्या था? या फिर इंस्क्रिप्शन था होगा, या फिर कॉइन, या फिर आर्कोलॉजी, या फिर फॉरेन ट्रैवल। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी क्या है? खुदाई करके निकालना, खुद खोदना। आपने देखा है ना, ज्योग्राफिकल चैनल में देखते होगे ना कि लोग खुदाई करते हैं। क्यों? खुदाई से हमें हिस्ट्री का बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। सो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। जब लिखावट भी इन्वेंशन नहीं हुआ था तब आर्कोलॉजी हेल्प किया। अब सोर्स ऑफ हिस्ट्री तो ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको टाइमलाइन जानना होगा। टाइमलाइन क्या है? सबसे पहले हम तो टाइमलाइन को समझते हैं। टाइमलाइन क्या है? एक लाइन ड्रॉ करके मैं समझाती हूँ। मान लीजिए ये है एडी, 1 एडी। एडी यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब आफ्टर जो हम क्या कैलेंडर यूज करते हैं? क्रिश्चियन कैलेंडर यूज करते हैं, तो उनका हिसाब से चलता है। तो यहाँ पर मान लीजिए जीसस क्राइस्ट का डेथ हो गया, इसके बाद तो ये जो एरा है ना, इस एरा को बोलते हैं, यहां से लेकर आज जो है 2026, इस एरा को बोलते हैं इन द एरा ऑफ जीसस। इन द एरा ऑफ जीसस, जीसस का एरा है, इसको माना जाता है। तो एडी 1 एडी, 2 एडी, 3 एडी, 4 एडी, ऐसा चलता है। जाते जाते आज हम 2026 एडी है। सो जीसस का एरा से पहले के कोई एरा नहीं था? यस था। इससे पहले जो था उसको बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ओके, बिफोर क्राइस्ट। ये एडी, इसको ऐसे भी बोलते हैं, आफ्टर क्राइस्ट, या फिर एडी भी बोलते हैं। एडी मतलब एनो डोमिनो, DMINO, डोमिनो। ये आफ्टर क्राइस्ट, एनो डोमिनो बोलते हैं, यानी कि आफ्टर क्राइस्ट, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस। जीसस का डेथ और बर्थ का बाद वाला इरा को एडी बोलते हैं। और बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, जो जीसस आने से पहले वाला वक्त को बोलते हैं। तो इस वक्त में भी इंसान हुआ करते थे, लोग बसा करते थे। हम में से बहुत सारे लोग रहेंगे जिनको ये बात में डाउट होगा। सो होप सो कि आज के बाद आपको ये डाउट नहीं होगा। अब बीसी में देखिए, कहा जाता है कि 2600 बीसी में हड़प्पन सिविलाइजेशन था। अब सोचिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि आज हम लोग 2026 में है, यहाँ से 4000 साल पहले की बात बोल रहा है। यहाँ से यहाँ तक 2000 साल, यहाँ से फिर यहाँ से 2000, 2500 साल तक कम से कम, तो 4500 साल पहले की बात बोल रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन से पहले क्या कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता था? ऑब्वियसली करता था। उससे पहले भी सिविलाइजेशन था। नाइल रिवर के बगल इजिप्टियन सिविलाइजेशन था,
और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन पर्शिया में एग्जिस्ट करता था। ये सब 3400 बीसी का बात है। सो आज हम यहाँ पर है, यहाँ पर बैठकर हम इस वक्त को पढ़ेंगे। सो इस वक्त को पढ़ने के लिए हमें कैसा मालूम, आज से 4500 साल पहले की बातें हम पढ़ेंगे। इन सब के बारे में हमें नॉलेज कहाँ से मिलेगा? पहला चीज है लिटरेचर से मिलेगा, दूसरा इंस्क्रिप्शन। अब वन बाय वन हम ये सारी चीज को देखेंगे। ओके, तो होप सो कि आपको टाइमलाइन समझ आई। हड़प्पन के बाद कौन आता है? देखिए, बीसी में हड़प्पन के बाद वेदास आते हैं। वेदास के बाद कुछ जनपदास आता है। जनपदास के बाद छोटा छोटा किंगडम आता है। किंगडम के बाद बड़ा बड़ा किंगडम आता है। फिर एडी के बाद फिर यहाँ पर छोटा छोटा किंगडम। और यहाँ पर समवेयर का एक गुप्तास पीरियड आता है 500 एडी में। गुप्ता आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, आफ्टर बर्थ, यानी कि जीसस के बर्थ एंड डेथ के बाद जो पीरियड है वहां पर गुप्ता आया। गुप्तास के बाद यहाँ पर बहुत सारे बहुत बड़ा बड़ा किंगडम आया। उसके बाद आता है मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री, देन मॉडर्न आता है, देन हम यहाँ पर आते हैं। अंडरस्टूड? ये है पूरा हिस्ट्री का टाइमलाइन। तो चलिए हम देखते हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री में पहला चीज लिटरेचर। लिटरेचर क्या कहता है? देखिए, लिटरेचर यानी कि लिखावट, बुक्स। बुक्स कितना तरह का हो सकता है आप सोचिए। एक तो रिलीजियन बुक हो सकता है जिसमें कानून धर्म का बारे में बताया जाए, और दूसरा है सेक्युलर। सेक्युलर में क्या होगा? धर्म के बारे में नहीं बताएगा, बस सोसाइटी में क्या चलता है, लोग कैसे रहते हैं, रहन सहन खान पान के बारे में बताएगा, उसको बोलते हैं सेक्युलर लिटरेचर। तो लिटरेचर में देखते हैं, लिटरेचर में सबसे ऊपर आता है वेदास। इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रीवियस ईयर एग्जाम में, एमटीएस एग्जाम में वेदास के बारे में पूछ लिया। सो इंपॉर्टेंट है वेदास का रोल जानिए। वेदास, इसको टाइमलाइन दिया गया 1500 बीसी टू 500 बीसी, यानी कि ये आफ्टर हड़प्पन आया। देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना, हड़प्पन 2600 बीसी में आया, उसके बाद आया वेदास। ओके, हम यहाँ तरफ जाएंगे, राइट हैंड तरफ जाएंगे तो पहले हड़प्पन आएगा, फिर वेदास आएगा। अंडरस्टूड? तो वेदास को ये टाइमलाइन दिया गया। ये इसमें जो वेदास है ये रिलीजियस लिटरेचर है। इस ऋग्वेदा, सबसे फर्स्ट ऋग्वेदा में 1028 हाइम्स है। याद रखिएगा कितना हाइम्स है? 1028 हाइम्स है। ये प्रेयर और हाइम्स है, यानी कि इसको गाना की तरह गाया जाता है। हाइम्स यानी कि गाना की तरह गाया जाएगा, उसको हैम्स बोलेंगे। ठीक है, ये प्रेयर के लिए मेनली यूज होता है। नेक्स्ट है समवेदा। समवेदा में एक्सक्लूसिवली प्रेयर्स है, और समवेदा में ना ऐसा प्रेयर है कि गाना के तरह यूज करते हैं मोस्टली। सो इसको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का फाउंडेशन कहता है समवेदा को। सो वेदास ऑफ म्यूजिक भी कहेंगे, और क्लासिकल म्यूजिक का फाउंडेशन, क्लासिकल म्यूजिक का फाउंडेशन। ओके, ये समवेदा। क्वेश्चन आता है, विच वेदा इज कॉल्ड एज द फाउंडेशन ऑफ द क्लासिकल इंडियन म्यूजिक? दैट इज समवेदा। नेक्स्ट यजुर्वेदा। यजुर्वेदा मेनली रिचुअल से डील करता है। रिचुअल यानी कि यदि यज्ञ है तो उसमें कैसा हमें, मतलब उस वक्त लोग कैसा काम करना, उस वक्त कैसा उसको मैनेज करना, रिचुअल्स। अंडरस्टूड ना? रिचुअल्स को बारे में बताता है यजुर्वेदा। और अथर्ववेदा, अथर्ववेदा में मेनली मैजिक्स एंड माइथोलॉजिकल है, यानी कि यहाँ पर जादू टोना के बारे में बताया गया अथर्ववेदा में। ओके, और माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी है, मतलब एक कहानी का दुनिया, अलग ही कहानी का दुनिया। जैसे कि हम चंपक पढ़ते हैं ना, चंपक आपने पढ़ा होगा। चंपक में क्या है? बंदर बोलता है, क्या, इसके अलावा हाथी बोलेगा, बात करता है। एनिमल्स ह्यूमन का तरह बात करते हैं। अब आपने तो कभी नहीं देखा ना एनिमल्स को बात करता हुआ, लेकिन क्या है, चंपक में तो बात करता है। तो चंपक एक तरह का माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, मतलब एक इमेजिनेशन का बेस में स्टोरीज है। अंडरस्टूड? सो अथर्ववेदा मेनली डील विद माइथोलॉजिकल स्टोरी, याद रहेगा ना। और यजुर्वेदा मेनली रिचुअल से डील करता, और समवेदा मेनली म्यूजिक प्रेयर्स से डील करता, और ऋग्वेदा हाइम्स है। ये जनरली ये प्रेयर्स और हाइम्स दोनों है, मतलब इसमें भी प्रेयर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है लिटरेचर में उपनिषद। उपनिषद क्या है? एक्चुअली ये एक तरह का किताब है जिसमें आत्मा और परमात्मा का डिस्कशन बताया गया है। उस वक्त लिखा गया किताब है। बस आप दिमाग में रखिए कि उपनिषद यानी कि फिलोसफिकल डिस्कशन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। दैट्स ओके। उसके बाद आता है महाभारत। महाभारत को किसने लिखा बताइए? इसको लिखा गया है सेज वायस ने।
सेज वायसर, याद रखिएगा, हु रोट महाभारत, सेज वायसर। सो महाभारत में फर्स्ट कितना वर्सेस था, देखिए महाभारत अचानक किसी ने लिख दिया और उसको महाभारत बोल दिया, ऐसा नहीं है। पहले एक बुक लिखा गया, उसमें 8800 वर्सेस थे। वर्सेस एक तरह का पैरा बोलेंगे वैसा था, तो उसको जय गीता कहा गया। फिर किसी और ने आया, उसका वर्सेस बढ़ा दिया, 24,000 बना दिया, उसको भारता कहा गया। फिर लास्ट में उसका वर्सेस बढ़ा के 1 लाख कहा, बढ़ा दिया गया, उसको महाभारत कहा गया। समझ पा रहे हो ना कि महाभारत का इवोल्यूशन कैसा हुआ, पहले जय गीता था, फिर वो भारत बना, उसके बाद महाभारत बना। यहाँ पर महाभारत कंप्लीट। अब चलते रामायण। रामायण को किसने लिखा, वाल्मीकि। बहुत बार कंफ्यूज होते ना कि लगता है महाभारत में भी वाल्मीकि लिखा, नो, महाभारत सेज वायसा ने लिखा, रामायण को वाल्मीकि ने लिखा। इसमें भी कुछ वर्सेस था, यानी कि टाइप ऑफ पैरा। पहले 6,000 था, देन 12,000 था, 24,000 था। क्वेश्चन यदि आएगा कि कितना वर्सेस है करंटली, तो आप लिख पाओगे ना कि 24,000 वर्सेस है। ओके, अब चलते हैं सेक्युलर लिटरेचर। ये हो गया, अब तक हमने देखा रिलीजियस मतलब धर्म का बेस में लिटरेचर था। अब हम एकदम सेक्युलर लिटरेचर में चलेंगे, मतलब यहाँ पर रिलीजियस धर्म का कोई बात नहीं रहेगा, लेकिन सोसाइटी में कानून कैसा चलना, उठना बैठना, उस बारे में रहेगा। उसको कहेंगे धर्मशास्त्र, लॉ बुक। ओके, धर्मशास्त्र इज अ काइंड ऑफ ड्यूटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप। ये बुक है, ये बुक बताता है कि एक सोसाइटी में जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल है ना, इनका क्या ड्यूटीज है। ओके, उसको धर्मशास्त्र कहेंगे। अब धर्मशास्त्र में सबसे इंपॉर्टेंट बुक है मनुस्मृति। आपने सुना होगा ना मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है, ये एक धर्मशास्त्र है, दैट इज ए लॉ बुक, और ये लॉ बुक है। और ये मनुस्मृति में लिखा गया है कि जो भी कोई भी गलत क्राइम के लिए गिल्टी पाया जाएगा, जैसे कि मर्डर करने के लिए, चोरी करने के लिए, या फिर कोई गलत काम करने के लिए, या फिर कोई और भी तरह का गिल्टी गुनाह में इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा किसी भी इंसान का, तो उसको कैसा पनिश किया जाएगा, एक एक टाइप ऑफ पनिशमेंट लिखा है। ओके, टाइप ऑफ क्राइम, डिफरेंट क्राइम के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पनिशमेंट लिखा गया है। किसमें लिखा है, मनुस्मृति को। अब मनुस्मृति को किसने लिखा, सेज मनु ने। ओके, सेज मनु, और सेज मनु का फुल नेम क्या है, वैवस्वत मनु। नेक्स्ट चले मनुस्मृति। मनुस्मृति को ना थोड़ा और इंपॉर्टेंस देखते हैं। ये फर्स्ट लॉ बुक है, ये तो हमने अभी पढ़ा, लेकिन इसको ब्रिटिश ने पहली बार ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट करके इसका नाम हिंदू कोड ऑफ लॉ रखा। वाई, ब्रिटिश ने क्यों ट्रांसलेट किया। अब आपको एक चीज यहाँ पर समझना होगा, ब्रिटिश जब इंडिया में आए थे, वे इंडियंस को कंट्रोल करना चाहते थे। ओके, कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि इंडियंस बहुत ज्यादा धार्मिक थे। तो ब्रिटिश ने सोचा क्यों ना हम इन्हें अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर दे, क्रिश्चियनिटी। ठीक है, उनका मेन मकसद था क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने से वो हमारा रिलीजियस में आ जाएगा, तो हम उसे बेटर कंट्रोल कर सकेंगे। बट ये भी फेल रहा, क्रिश्चियन मिशनरी फेल रहा। क्रिश्चियन मिशनरी बहुत कम लोगों को मतलब कन्वर्ट कर पा, नील बराबर था। सो यहाँ से ब्रिटिशर को मालूम हो गया कि इंडियंस अपने धार्मिक भावनाओं में बहुत रिजिड है, बहुत सख्त है, वो अपना इजीली अपना रिलीजन चेंज नहीं करेंगे। सो उनको एक उपाय आया, क्यों उनका ही रिलीजियस हम पढ़ ले। सो यहाँ पर आया ट्विस्ट, ये ब्रिटिश ने पढ़ा हिंदू का लॉ बुक, दैट इज मनुस्मृति, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। क्यों किया, जब ब्रिटिश को, अंग्रेज को इंडियन लॉ के बारे में मालूम होगा, इंडियन सिस्टम के बारे में मालूम होगा, तभी इंडियंस को कंट्रोल कर पाएगा। सो उन्होंने इंडियंस के बारे में पढ़ा और मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया, जिसको हिंदू कोड ऑफ लॉ नाम दिया, और यहां से बनता है एक नया बुक, दैट इज हिंदू कोड ऑफ लॉ। ओके, अंडरस्टूड यहाँ तक क्यों मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अर्थशास्त्र। इसको किसने लिखा, कौटिल्य। याद रखिएगा, एक बुक है अर्थशास्त्र, ये मौर्यन पीरियड में लिखा गया बुक है अर्थशास्त्र। ये किसने लिखा, कौटिल्य। कौटिल्य किसका पीरियड में था, मौर्यन किंग था, एक किंग है जिसे मौर्यन कहेंगे। मौर्यन किंग कब आया, हमने टाइमलाइन देखा ना, मैं बताऊंगी। पहले हमारा टाइमलाइन में हड़प्पन आते, उसके बाद वेदास आते, वेदा पास जनपदास आते, जनपदास के अंदर ही एक मौर्य किंगडम उभर के आता। ठीक है, तो मौर्यंस के टाइम में लिखा गया ये अर्थशास्त्र, और ये अर्थशास्त्र से ना इंडिया का इकोनॉमी के बारे में मालूम होता कि ये आज हम
जन मौर्यंस आए थे कम से कम आज से 4000 साल पहले। आज हम मौर्यंस का बारे में पढ़ पा रहे, क्यों? उनका वक्त में अर्थशास्त्र बुक लिखा गया था जिसमें बताया गया कि मौर्यंस का टाइम में कैसा वहां का इकोनॉमी था, यानी कि लोग क्या काम करते थे, पॉलिटी कैसा था, मतलब सोसाइटी में लोगों का स्टेटस क्या था, वहां पर किंग होता था नहीं होता था। अंडरस्टूड ना? बुक्स का इतना इंपॉर्टेंस है, बुक्स हमें हिस्ट्री के बारे में खोल के रख देता। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट अष्टाध्यायी, ये एक ग्रामर बुक है जिसको पनानी में ने लिखा है। ओके, बस इतना याद रखिए। अष्टाध्यायी क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब क्वेश्चन तो यूपीएससी में भी आ गया। अब आप मत सोचिए कि हम तो एमटीएस एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं, एमटीएस में भी यूपीएससी से टफ लेवल का क्वेश्चन आया है। आप पिछला बार का क्वेश्चन उठा के देखिए, कुछ कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे ना, बहुत टफ है, तो आप पढ़ लीजिए, क्या पता आ जाए तो आप लिख लोगे। ओके, अष्टाध्यायी के ग्रामर बुक है जिसको पनानी ने लिखा। ओके, नेक्स्ट कालिदास। कालिदास गुप्तास पीरियड का एक ग्रेट राइटर था, ग्रेट राइटर, याद रखिएगा। ओके, इसने 3 बुक लिखा, अभिजनन शकुंतलम, ऋतु संहारा, मेघदूतम। ओके, क्या है? अभिजनन शकुंतलम, ऋतु संहारा एंड मेघदूतम। ओके, कालिदास ने लिखा, ग्रेट राइटर था। नेक्स्ट, वन ऑफ द बेस्ट बुक है रांझ तरंगिनी। ये किसने लिखा? कल्हान ने लिखा, बाई कल्हान। किसने लिखा? कल्हान ने। ये क्या बताता है? कश्मीर का हिस्ट्री एग्जाम में आता है। हु रोट द राज तरंगिनी? कल्हान। अंडरस्टूड? ऐसा क्वेश्चन आता, या फिर ऐसा आएगा, विच वन ऑफ द बुक डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? ऑप्शन आएगा राज तरंगिनी, ऋतु समारा, या फिर अष्टाध्यायी। आपको टिक करना होगा राज तरंगिनी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए हर्षचरिता। हर्षचरिता एक बुक है, इस बुक को किसने लिखा? इसका कोट पोएट, मतलब हर्षवर्धना का कोट में ग्रेट राइटर था जो जिसका नाम बना भाटा है, इसने लिखा था बुक हर्षचरिता। किसका तारीफ में? हर्षवर्धना का तारीफ में। ये राजा के तारीफ में जो बुक लिखा गया उसे हर्षचरिता कहा गया। ओके, किसका प्रेस में? हर्षवर्धना। ओके, नेक्स्ट संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर मेनली साउथ इंडियन के बारे में बताता है। देखिए, ये हमारा इंडिया, यहाँ पर नॉर्थ इंडिया, ठीक है, आप समझ जाइए। और ये यहाँ पर मेनली सारे किंगडम, मोस्ट ऑफ द किंगडम यहाँ पर सेटल हुआ। लेकिन यहाँ का क्या, इस जगह का क्या, इस जगह में आया संगम लिटरेचर। ओके, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो संगम लिटरेचर का बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये साउथ इंडियन लिटरेचर है, वो तमिल लैंग्वेज में है। ओके, और इसका ये जो संगम लिटरेचर से हमें मालूम होता है कि साउथ इंडिया में एट दैट टाइम सोसाइटी कैसा था, इकोनॉमी कैसा था, पॉलिटी कैसा था। अब चलिए नेक्स्ट, एपिक ऑफ संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर का एपिक क्या है? जैसा कि नॉर्थ इंडिया में जब लिटरेचर लिखा गया उसका एपिक क्या था? रामायण एक था बड़ा एपिक, और महाभारत था, ये दोनों बड़ा एपिक था नॉर्थ इंडिया का। तो साउथ इंडिया का भी तो एपिक होगा ना, ये है शिल्पाधिकारम, ये एपिक है, एंड मनी मेकलाई। अभी क्वेश्चन आता, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर ऑफ संगम पीरियड? ऐसा आएगा। आपको अगर याद है कि शिल्पाधिकारम, यस आप टिक कर लोगे। मनी मेकलाई, आप क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हु रोट शिल्पाधिकारम? इलंगो अदिगल। ओके, एंड हु रोट मनी मेकलाई? सत्तनार। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है, अब हम यहाँ तक हमारा बुक्स के बारे में कंप्लीट हो गया। ओके, हमें हिस्ट्री से इतना बुक्स मिला, इतना बुक्स से हम लोग पढ़ के हिस्ट्री के बारे में, हम यानी कि जो हिस्टोरियन थे, पढ़कर हिस्ट्री के बारे में मालूम किए। अब ये इंपॉर्टेंस बुक्स थे, ऐसा नहीं कि इतना ही बुक था, बुक बहुत थे, मिलियंस ऑफ बुक है, लेकिन मिलियंस में कुछ फेमस बुक है जो हमने लिया है हिस्ट्री में, जिसके बारे में डिस्क्राइब किया गया। अब हिस्ट्री बुक्स के बाद आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है? इंस्क्रिप्शन, जब पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, पहले तो लोग पत्ते में लिखते थे ना, पत्ते पे लिखते थे। पत्ते पे लिखने से पहले भी इंसान को जब लिखावट आ गई थी तो उन लोग सोचा कि हम किस में लिखे, उसने लिखना शुरू किया पत्थर में हथौड़ा से मार मार कर गोद के लिखावट को बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए पत्थर है, पूरा दीवार में देखा हथौड़ा छेनी से मार मार के यहाँ पर लिखा गया है, इसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। दिस आर द परमानेंट इनग्रेव्स ऑन हार्ड सरफेस, एकदम परमानेंट है।
ये एक चीज सोचिए, जो बुक्स लिखते हैं ना, बुक्स तो यदि किसी ने दुश्मन ने आके जला दिया तो खत्म, लेकिन ये तो पत्थर तो जलेगा भी नहीं, तो ये परमानेंट है, कभी मिटेगा नहीं है। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन को एपिग्राफी, जो ये लिखावट को ना एपिग्राफी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये मेनली किस में लिखा जाता, मेनली ये स्टोन्स में लिखा जाता। अब स्टोन्स में लिखते हैं, अब स्टोन्स में तो हर बात तो नहीं लिखा जाएगा ना, तो स्टोन्स में मेनली इंपॉर्टेंस बात लिखते थे। इंपॉर्टेंस क्या था, जैसे कि किंग, किंग का कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट, जैसे कि इस इलाके का ये किंग है, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा इलाका है, ये किंग ने, ये मान ले छोटा किंग है, इस किंग ने ये बड़ा इलाका को फतह कर लिया, जीत लिया, ठीक है, विक्ट्री कर लिया, तो इसने क्या करेगा, इस जो विजेता को ना, इसको इंस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि हाँ, दिस किंग ने, ये किंग ने ये फलाना जगह को हासिल कर लिया, मतलब विजयी कर लिया, विजयी प्राप्त कर लिया, यानी कि जितना भी अचीवमेंट है उसको लिखा जाता था ये इंस्क्रिप्शन में। अब इंस्क्रिप्शन तो लिखते थे, अब किस लैंग्वेज में लिखा जाता था, मेनली वो पूछा, बताता है कि देखिए, इंस्क्रिप्शन को मेनली प्राकृत लैंग्वेज में लिखते थे। अब प्राकृत में क्यों लिखते थे, क्योंकि प्राकृत एक ऐसा लैंग्वेज में था उस वक्त, अब का बात नहीं, अब तो हम हिंदी बोलते हैं, हमारे लिए हिंदी कॉमन लैंग्वेज है, लेकिन आज से 4000 साल पहले का बात कर रहे हैं, तब लोगों का आम भाषा क्या था, प्राकृत था। सो अगर ये इंस्क्रिप्शन को प्राकृत लैंग्वेज में लिखेंगे तभी तो लोग पढ़ पाएंगे ना, नहीं तो कहां से पढ़ेंगे, लोगों को कैसा मालूम होगा कि उनका राजा ने क्या अचीव किया। सो लोगों को मालूम होना करके उनकी भाषा में लिखा जाता था। ओके, दिस प्राकृत लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द कॉमन पीपल। अब देखिए, मौर्यन जो किंग था वो पहला राजा था, मौर्यन किंग में, मौर्यन किंग का अशोक, मौर्यन किंगडम में तो बहुत सारा राजा है, लेकिन उसमें अशोक सबसे ज्यादा फेमस राजा है, और उसने ही फर्स्ट टाइम यूज किया इंस्क्रिप्शन। अंडरस्टूड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इंस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मिलता है इंस्क्रिप्शन में, जैसे कि लैंड ग्रांट्स, यानी कि एक टाइम ऐसा आया था जब राजा, बहुत बड़े बड़े किंग्स ना, लैंड्स को बांट देते थे, और ये जो शुरू किया सतवाहना किंगडम ने शुरू किया। सतवाहना जो किंगडम था, उसने क्या किया, अपने राज्य में, उनके पास, किंग के पास बहुत बड़ा बड़ा जमीन होता था, तो किंगडम में जो लोग रहते थे ना, पीपल्स को लैंड, अपना जमीन को बांट देते थे, बांट के उनको कहा जाता था कि अच्छा भाई, तुम यहाँ पर खेती बाड़ी करो और अपना सर्वाइवल खुद ही देख लो, ऐसा, मतलब किंग पब्लिक का वेलफेयर के लिए काम करता था। तो ये जो लैंड ग्रांट सिस्टम फर्स्ट टाइम सतवाहना किंग ने शुरू किया था, और इस चीज के बारे में हमें कैसे मालूम हुआ, ये हमें इंस्क्रिप्शन से मालूम होता है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर और एक चीज, मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन मेनली स्टोन में था, लेकिन कुछ इंस्क्रिप्शन कॉपर में था। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, इंस्क्रिप्शन आर मेनली रिटन ऑन स्टोन। ओके, यहाँ पर सही होगा, अगर ओनली रिटन ऑन स्टोन बोल से नहीं, क्योंकि ओनली नहीं है, वो स्टोन में भी लिखा जाता था और कॉपर में भी लिखा जाता था। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं कॉइन्स में, वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्क्रिप्शन में खत्म, हमने बुक्स देखा, बुक्स से हमें मालूम हुआ हिस्ट्री के बारे में, इंस्क्रिप्शन भी देख लिया। अब कॉइन्स, कॉइन्स क्या कहता है, अच्छा वो भी देख लेते हैं। देखिए, कॉइन्स का स्टडी को न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं, स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक। बहुत, जब खुदाई किया ना, आर्कोलॉजिस्ट जब खुदाई किया तो उनको बहुत तरह का कॉइन मिला। पहला था कॉपर कॉइन, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, लीड कॉइन, मतलब ये सारे मटेरियल का कॉइन मिला। मतलब उस वक्त के लोगों को इतना सारा मटेरियल का नॉलेज था, आप समझ सकते हो कितना नॉलेजेबल लोग थे होंगे उस वक्त। अब कुछ कॉइन्स में ना देखिए सिंबल था, ये देखिए जानवर का सिंबल रहेगा, कुछ कुछ नक्शा है, इस तरह के सिंबल वाले कॉइन्स को बोलते हैं पंच मार्क कॉइन। ओके, और एक इंडो ग्रीक एक टाइम का किंगडम था, उसने गोल्ड कॉइन इशू किया था अपने टाइम में, और उसमें राजा का नाम भी होता था और उसका इमेज भी होता था। ओके, और जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन कुशाना किंगडम ने इशू किया था, और स्पेक्टेकुलर कॉइन गुप्ता ने इशू किया था। अब इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आता है, which kingdom issued coin with the name of king and image of the king with the name of king and its image, तो यहाँ में इंडो ग्रीक किंगडम रहेगा। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि which kingdom first time issued the gold coin, तो यहाँ पर रहेगा कुशाना किंगडम। अब ये इन लोग तो कॉइन्स इशू करते थे। अब इसके अलावा विच किंगडम इशूड मोस्ट स्पेक्टेकुलर, मतलब बेहतरीन
फाइन, एकदम बहुत सुंदर, खूबसूरत, अच्छा। कि जो कॉइन्स किसने इश्यू किया? गुप्तास ने इश्यू किया। ओके, होप सो कि आप समझ पाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और हमारा कॉइन्स भी कंप्लीट, देखिए बुक्स भी हो गया, इंस्क्रिप्शन भी हो गया, कॉइन भी हो गया। इसके बाद क्या है? आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहा ना मैंने, जब तक लिखावट नहीं आया था, जब तक राइटिंग नहीं आया था, उससे पहले का हमें कैसा मालूम होगा? खुदाई से। आपको एक चीज मालूम, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है ना, उस वक्त के लोगों को लिखना पढ़ना आता था, लेकिन आज भी 4000 साल के बाद भी हिस्टोरियन ना हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट को, लिखावट को पढ़ नहीं पाए। लेकिन हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि उस वक्त में ऐसा था, पॉटरी था, ड्रेनेज था, वेल डेवलप था। कैसा पढ़ते? क्योंकि खुदाई से मालूम होता है। अंडरस्टूड? जहां पर लिखावट काम नहीं आता, वहां पर खुदाई काम आता है। और आर्कोलॉजिस्ट खोद के बहुत कुछ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो आर्कोलॉजी, आर्कोलॉजी यानी कि रिमेन ऑफ पास्ट, पुराने जमाने का जो बचा वाला चीज को आर्कोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कंकाल है, पॉटरी है, देख रहे हो ना। और देखिए अब ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री यानी जब लिखावट आई नहीं थी, उससे पहले का बारे में ये आर्कोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से बताता है। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये जो राइटिंग है ना, लिखावट सबसे फर्स्ट टाइम 2500 बीसी में पाया गया। ठीक है, इंडस कल्चर में, यानी कि हड़प्पन कल्चर में सबसे पहला बार राइटिंग पाया गया। आज से 4000 साल पहले की बात है। लेकिन आज तक तो हिस्टोरियन हड़प्पन लिखावट को पहचान नहीं पाया ना कि वो स्क्रिप्ट क्या बताता है। वही बताया, देखिए स्क्रिप्ट वाज नॉट डिसिफर। और देखिए फर्स्ट स्क्रिप्ट डिसिफर वाज ब्राह्मी। क्वेश्चन आता है, विच वाज द फर्स्ट स्क्रिप्ट टू बी डिसिफर बाय द हिस्टोरियन? हिस्टोरियन ने किस स्क्रिप्ट को पहली बार डिसिफर किया, डिकोड किया? दैट इज ब्राह्मी। ब्राह्मी है। और ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट को कौन यूज करता था? अशोका। अशोका ने यूज किया अपने इंस्क्रिप्शन में। अंडरस्टूड? अब यहाँ पर देखिए, देखिए मेगालिथ। मेगालिथ ना एक तरह का कबर है। मेगालिथ कबर। यहाँ पर ना ये साउथ इंडियन में मेनली पाया जाता है, ये तरह का कबर। एक कबर का खासियत क्यों, इसको स्पेशल नाम दिया गया मेगालिथ? क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों को सामान के साथ दफनाया गया, उनका जरूरतमंद सामान के साथ। देखिए ये एक टाइप ऑफ मेगालिथ है। देखिए ये आदमी है, इसका बगल, उसको खाने पीने का बहुत तरह का देखिए टूल्स भी है, इसको बोलते हैं मेगालिथ। ओके, यहाँ पर ये दर्शाता है कि मे बी इस वक्त लोग ये बिलीव करते थे कि मरने के बाद भी जिंदगी होता है। सो जो लोग होते थे वो क्या करते थे, अपने प्रियजनों को दफनाते थे उनका जरूरत के सामान के साथ, ताकि वो मरने के बाद उन सामान को यूज करे। मे बी ऐसा थॉट था होगा, इसीलिए लोग ऐसा दफनाते थे। सो इस टाइप ऑफ कवर को मेगालिथ बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अब लोग खुदाई करते हैं। अब आपका माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा, अब आज से 10 साल पहले आपका हाथ से कुछ कॉइन घूम गया, वो तो मट्टी का नीचे रहेगा, वो कॉइन को उठा के कहीं हड़प्पन कॉइन तो ना बता दे। नहीं नहीं, जो कॉइन्स मिलता है, जो मटेरियल मिलता है खुदाई के दौरान, उन सबको डेट पता किया जाता है। और उस डेटिंग पता करने का मेथड को कार्बन डेटिंग बोलते हो। कि एक मेथड है, इसके बारे में अभी इतना जानना जरूरी नहीं है, बस अब इतना जानिए कि कार्बन डेटिंग एक मेथड है, जिस मेथड को यूज करके ना कोई भी चीज का, देखिए एक कंकाल है ना, इसका डेट बता देंगे कि ये कौन सा साल में मरा था। यहाँ पर जो भी खुदाई, यहाँ पर देखिए खोद रहे हैं ना, ये सारी चीजों को डेट बता देंगे कि ये कौन सा टाइम में इसको दफनाया गया था, ये दब गया था मट्टी का नीचे। अंडरस्टूड? सो डेट फिक्स किससे करते हैं? कार्बन डेटिंग से। नेक्स्ट देखते हैं फॉरेन ट्रैवलर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेन ट्रैवल, आज भी हम दुनिया में सारे जगह घूमते हैं ना, हम जब यहाँ से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो हम देखते ना, अच्छा वहां के लोग ऐसा करते। और हम में से कुछ ऐसे भी रहेंगे जो राइटर होंगे, वो तो यहाँ राइटर लोग क्या करते हैं, इस कंट्री से उस कंट्री जाते, वहां का रहन सहन देखते और फिर अपने बुक्स में लिखते हैं ना। तो राइटर से हमें मालूम होता है ना कि दूसरे जगह में क्या होता। तो इसी तरह होता फॉरेन ट्रैवलर। फॉरेन ट्रैवलर तो वही है ना, दुनिया के दूसरे दूसरे कोने में जाएंगे, वहां पर क्या हो रहा है वो देखेंगे और लिखेंगे। सो इंडिया में कौन कौन सा फॉरेन ट्रैवलर आया था? ग्रीक से आया था, रोमन से आया था, चाइनीज आए थे। और इन लोग या तो एम्बेसडर के रूप में आए थे, मतलब वहाँ किंग राजाओं का मेन दूत के हिसाब से आए थे, या फिर ऐसे घूमने के लिए आए थे, ट्रैवलर। ये तो नॉर्मल है, आम है, ट्रैवल करने के लिए आए। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, अब ये सब राजा को देखिए कंफ्यूज मत हो, क्योंकि मैं आपको आगे आने वाले वक्त में ना एक एक टाइम लाइन के हिसाब से ही पढ़ाऊंगी, उसमें आपको मालूम हो जाएगा कि चंद्रगुप्त कब थे, उसके बाद कौन आया। ओके, सो पहले अब तो इतना ही समझ रहे कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो पीरियड में मेगस्तीन बोल के का एक
बंदा था, मतलब फॉरेन ट्रैवलर था, वो आया था और उसने एक बुक लिखा था जिसको बोलते इंडिका। अब क्वेश्चन आता है, हु रोट द बुक इंडिका? ये है मेगास्थीन। ओके, और ये जो इंडिका बुक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। क्यों? ये चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में क्या होता था, सोसाइटी कैसा था, क्या उस वक्त सती सिस्टम था, क्या चाइल्ड मैरिज था, क्या वुमेन्स को अच्छा राइट्स मिलता था वहां पर, उस वक्त मेन कैसा रहते थे, क्या काम था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, क्या वहां पर मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या गवर्नेंस सिस्टम था, कौन सा सिस्टम था, या फिर इकोनॉमी कैसा था, लोग क्या काम करते थे, ये सारी चीज इस बुक में लिखा है। ये जो मेगास्थिन ने बुक लिखा, जो कि जिसका नाम है इंडिका। अंडरस्टूड? तो बुक का इंपॉर्टेंस समझ आ रहा है ना। तो फॉरेन ट्रैवलर कौन है? मेगास्थिन है। किसका कोर्ट में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था। क्या बुक लिखा? इंडिका बुक लिखा। अब चलते हैं एक चाइनीज ट्रैवलर। ये ट्रैवलर देखिए बहुत सारे हैं, बहुत सारे ट्रैवलर है, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर है जिसके बारे में हिस्ट्री बुक में बार बार रिपीटेडली बताया गया है। मतलब इनका बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। देखिए नेक्स्ट है चाइनीज ट्रैवलर। चाइनीज ट्रैवलर में दो इंपॉर्टेंट नाम हर जगह दिखेगा, जो कि बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे। एक था फा शेन एंड श्वानसांग। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, जितना तक मुझे मालूम है फा शेन एंड श्वानसांग है। ओके, ये दोनों बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे। मेनली ये आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, जो बुद्धिज्म है ना, बुद्धिज्म इंडिया में ओरिजिन हुआ। तो ये लोग यहाँ पर चाइना से इंडिया में आते हैं बुद्धिस्ट श्राइन, मतलब बुद्धिस्ट टेम्पल को देखने के लिए, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ने के लिए। अंडरस्टूड? चाइनीज ट्रैवलर का आने का मकसद। और ये जो फास्ट शाइन गुप्ता एज में आए थे, एंड श्वानसांग हर्षवर्धन का पीरियड में आए थे। ये जब आए तो बुक लिखे और बताए कि गुप्ता पीरियड में कैसा लोग रहते थे, वहां का रहन सहन, खान पान, राजा का तौर तरीका, ये सारे चीज उनका बुक में था। और हर्षवर्धन का पीरियड में श्वानसांग जो थे वो भी सेम बातों को लिखता है। तो हमें अलग अलग पीरियड का अलग अलग बुक मिलता है और हमें उस वक्त का नॉलेज मिला है, यानी कि हिस्टोरियन को। ओके, सो याद रखिएगा चाइनीज का दो ट्रैवल था, एक फाशन एंड श्वानसांग, दो बोथ आर बुद्धिस्ट ट्रैवलर। ओके, अब यहाँ तक तो ठीक है। अब हमने पढ़ लिया बुक का इंपॉर्टेंस, पहले तो लिटरेचर देखे, उसके बाद हमने इंस्क्रिप्शन देखा, उसके बाद हमने कॉइन देखा, उसके बाद हमारा क्या था, कॉइन्स के बाद फॉरेन ट्रैवलर था, कॉइन्स आर्कोलॉजी एंड देन फॉरेन आर्कोलॉजी एंड देन फॉरेन ट्रैवलर। ओके, इतना तो हमने देख लिया। अब इसके अलावा कुछ और भी तो इंपॉर्टेंट बातें होंगी ना हिस्ट्री के बारे में, सो वो भी देख लेते चले। एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया को पहले आपको नक्शा को समझना होगा। ये हमारा इंडिया है, ठीक है। पहले ना हम आज जो हमारा इंडिया का कट पीस देखते हैं ना, ऐसा नहीं था पहले। इंडिया का नक्शा ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं था। ये जो ये बहुत बड़ा रीजन था ना, ये सारे को इंडियन रीजन ही कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडियन यानी कि वो लोग जो इंडस रिवर के ये पर रहते थे, इंडस रिवर के, उसको इंडियंस कहा गया। इंडस पीपल, जो प्रशियन लोग रहते थे ना, प्रशियन यानी कि ईरान, यहाँ पर समवेयर का ईरान है। ईरानियन लोग जब इंडिया आते थे तो उनको यहाँ पर लोगों को एक नाम दिया कि जो लोग इंडस रिवर के उस तरफ रहते हैं उनको इंडियन कहा गया। अंडरस्टूड? वहां से नाम एक इंडिया डेवलप होके आया। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हमारा ना इंडिया का नाम है हिमालय है। हिमालय आपने पढ़ा है ना ज्योग्राफी में, हिमालय। अब हिमालय इतना बड़ा है, इतना हाइट है, सबसे हाईएस्ट हाइट मालूम है ना हिमालय माउंटेन का? ये देखिए आपको और एक चीज समझना है, हिमालय रेंज है, देखिए बहुत सारा हिमालय इस तरह पर्वत है, उसमें से एक रेंज में से एक पीक उठ के खड़ा हुआ जिसको हिमालय माउंटेन कहा गया। ये 8848 किलोमीटर आई थिंक इतना लंबा है। अंडरस्टूड? तो ये जो रेंजेस है ना, ये क्या करता, मेनली ये जो रेंजेस है हिमालय, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेंज है। ओके, और ये रेंज ना, ये जो ईरान से या फिर कहीं और कंट्री से, यहाँ पर जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्री से लोगों को इंडिया में आने से रोकता था। लोग इतना बड़ा माउंटेन को तोड़कर नहीं आ सकते। ओके, तो उनको रोकता था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज भी था, कहीं कहीं पर ना यहाँ पर माउंटेन ना टूटा हुआ था। ओके, कुछ कुछ जगह में थोड़ा थोड़ा पार्ट गायब था, जिस वजह से कुछ इन्वेडर आते थे, अटैक भी करते थे। अंडरस्टूड? अब एक चीज देखिए, ये जो मेनली ये जो हिमालय था ना, ये
सेंट्रल एशिया का कोल्ड विंड मतलब ठंडा हवा को इंडिया में आने से रोकता था। जब ठंडा एकदम ठंडा हवा नहीं आता इंडिया, तो इंडिया में क्या मॉडरेट टेम्परेचर हुआ करता था। मॉडरेट मॉडरेट टेम्परेचर की वजह से इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छा था, मतलब ह्यूमन इंसानी रहने के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट माना जाता था। ओके, लेकिन मैंने कहा ना, लेकिन ब्रोकन हिमालय क्या, ब्रोकन हिमालय की वजह से बहुत सारे लोग सेंट्रल एशिया से इंडिया में घुसते थे और यहीं पर बस भी जाते थे, ऐसा भी है। क्यों? अभी हम आगे देखेंगे, आर्यंस है ना, आर्यंस जो लोग हैं ये सेंट्रल एशिया से आकर इंडिया में बसे। मे बी फेवरेबल क्लाइमेट है ना इंडिया का, इस वजह से रहना आसान है। ओके, ठंड ज्यादा ना, ठंड है ना ज्यादा गर्म है, फेवरेबल क्लाइमेट। ओके, अब यहाँ पर देखें, ग्रीक्स, शाखास, कुशाना, हुनन्स एंड अदर जो फॉरेन ट्राइबल थे ना, वो इसी रूट को फॉलो करके इंडिया में आए थे। ये सारे ट्रैवलर, ये जो ग्रीक्स है ना, एक्चुअली इंडियंस ने, ये शाखास, कुशानास, हुनास, ये सारे इंडिया में आके एक वक्त रूल किए, इंडियंस को कंट्रोल करे। ओके, ये आफ्टर क्राइस्ट, एडी एडी के टाइम आए थे। एडी बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट के बीच वाला पीरियड में आए थे। क्यों है इंडिया में आए थे? क्योंकि उनको एक मौका मिल गया और फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन भी है, इस वजह से ये लोग आकर इंडिया में बस गए और यहाँ पर रूल करे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इंडिया का रिवर और प्लेन को भी समझिए। इंडिया में मेजर 3 रिवर है, एक है इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। अब उसको भी समझ लेते हैं कि इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा कहाँ एग्जिस्ट करता है। यदि ये हमारा इंडिया है, ओके, इंडिया आप समझ लीजिए, हमारा बाकी हिस्सा को पकड़ लीजिए, और ये है सेंट्रल एशिया का पार्ट है, और यहाँ पर हिमालय सब है। यहाँ से ओरिजिन होता, हमारा इंडिया से ओरिजिन नहीं होता, ब्रह्मपुत्र यहाँ से ओरिजिन होता है, यहाँ से पार होते, अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंट्री होकर यहाँ से गुजरता है। यहाँ था ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बता दिया। गंगा उसी तरह यहाँ पर नॉर्थ इंडिया से ओरिजिन होता, ठीक यहाँ से बहते यहाँ पर बह जाता, बांग्लादेश से एंट्री करता और बे ऑफ बंगाल में बह जाता। ये गंगा का बारे में। और एक इंपॉर्टेंट रिवर है इंडस, ये यहाँ से होते वेस्टर्न तरफ जाता है, देख रहे हो, वेस्टर्न मतलब पाकिस्तान का तरफ जाता है। ये तीनों रिवर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, नदी जहां से बहेगा वहां से वो सेडिमेंट लेके बहेगा और सेडिमेंट को डिपॉजिट करेगा। सेडिमेंट यानी कि बालू, बजरी, वो सारे चीज डिपॉजिट करेगा। वो डिपोजिशन के बहुत ज्यादा फर्टाइल रहेगा और जहां पर खेती, मतलब खेती बाड़ी करना बहुत ज्यादा आसान होता है। अंडरस्टूड? सो ये तीनों रिवर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। क्योंकि इनिशियली क्या होता, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पन के जो लोग हैं, पहले ये पाकिस्तान रीजन, पहले इंडिया का पार्ट हुआ करता था, यहाँ पर आके सेटल हुए। फिर यहाँ पर जो यहाँ पर सेटल होने का मेन रीजन था कि यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत फैंटास्टिक था, क्योंकि इंडस रिवर था। और लेटर यहाँ से इंडस से सीधा शिफ्ट होके गंगा के कोने आ गए, गंगा किनारे आ गए। क्यों? क्योंकि गंगा रीजन में भी फर्टाइल सॉइल पाया जाता है। अंडरस्टूड? इसी वजह से ये रिवर और रिवर प्लेन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेटलमेंट को अट्रैक्ट करता है। इवन खाली सेटलमेंट इंडियंस का नहीं, बाहर लोगों को भी अट्रैक्ट करता है। इंडस प्लेन विटनेस डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइज कल्चर कॉल हड़प्पन। अब देखिए, ये जब लोग यहाँ पर रहने लगे, थोड़े पहले तो लोग रहेंगे, उसमें उसके पास ज्यादा अच्छा चीज नहीं रहेगा, मतलब टूटा फूटा मकान में रहेंगे, गंदगी में रहेंगे, साफ सफाई का नॉलेज नहीं रहेगा। लेकिन जब लोग रहते रहते उनका पास जब बहुत अच्छा नॉलेज आएगा, मतलब सिविक सेंस का नॉलेज आ जाएगा। सिविक सेंस यानी साफ सफाई, रहन सहन का नॉलेज, खान पान का नॉलेज, हर चीज का, ड्रेसिंग सेंस का नॉलेज, उसको बोलते हैं सिविलाइजेशन। ओके, सिविक सेंस का नॉलेज मीन्स सिविलाइजेशन। सो इस तरह लोग आकर बसे, बसने के बाद ओवर ए पीरियड एक अर्बन कल्चर डेवलप हुआ। देखिए, रूरल बोलने से गांववादी, गांव वाले को बोलते हैं, और अर्बन बोलने से शहरी। आप गांव और शहर में फर्क महसूस कर सकते हो ना। पहले लोग रहेंगे गरीबाना हालात में रहेंगे, टूटा फूटा मकान में रहेंगे, उनके पास अच्छा खान पान नहीं रहेगा, उसमें वो गांव वाले। फिर इन लोगों का अच्छा कमाई होगा, क्यों? ये गंगा नदी के बगल रहेंगे या फिर इंडस नदी के बगल रहेंगे, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा कमाई होगा, बहुत अच्छा खान पान होगा। तो इसका वजह से क्या होगा, लोगों का रहना सहना बहुत अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, अच्छा मकान बनाएंगे, अच्छा घर बनाएंगे, अच्छा साफ सफाई से रहेंगे। तो ये रूरल चीज किस में कन्वर्ट होता, अर्बन को कन्वर्ट हो जाता। सो इसी तरह फर्स्ट अर्बन जो हमने विटनेस किया, पहला अर्बन जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखा गया, वो था हड़प्पन
सिविलाइजेशन हड़प्पन कल्चर। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर के से पहले हम थोड़ा और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे, जैसे कि हम प्री हिस्टोरिक कल्चर क्या था वो रिलेट कर पाएंगे तभी आप हड़प्पन को। देखिए ये इंडिया है, मैंने कहा ना, ये देखिए यहाँ से ये सेंट्रल एशिया इससे ऊपर रहेगा, ये एक्चुअली तिब्बतियन प्लेट है। तिब्बतियन प्लेट यहाँ पर समवेयर कहीं पर ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होता है। ये इंडिया का, ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करते हुए बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल में गुजर जाता है। ओके, यहाँ कहीं से हमारा गंगा रिवर ओरिजिनेट होता है, यहाँ से बहते हुए यहाँ पर गुजर जाता है। और इसी तरह यहाँ पर इंडस रिवर ओरिजिनेट होता है और यहाँ से बहते हुए पाकिस्तान की ओर दौड़ता है। ठीक है, यहाँ पर जाके ये अरबियन सी में ये मर्ज हो जाता है। अब इम्पोर्टेंट कि ये यहाँ पर देखिए ये सब जगह ना हमारा हिमालय रेंज है। रेंज का वजह से क्या होता है, ये जो सेंट्रल एशिया या फिर इधर प्रशियन कंट्री, ये सब के लोग अंदर आ नहीं सकते थे। लेकिन कहीं कहीं मैंने कहा टूटा था हमारा रेंजेस। टूटा होने की वजह से, अब टूटा है करके तो कुछ कुछ लोगों को मालूम होगा, और वो जो कुछ कुछ लोग एज ए इन्वेडर मतलब घुसपैठी के तरह इंडिया में आकर घुस गए और रहने लगे। इसमें से बहुत सारे किंगडम थे, मैंने कहा ना, ग्रीक्स था, साकस थे, कुशानास थे, हुनास थे, ये सारे फॉरेन इन्वेडर है। इन्होंने आए, ये देखिए इंडस रीजन के बगल में सेटल हो गए। क्यों इंडस रीजन के बगल सेटल हुए? फिर पहले तो इंडस के बगल सेटल होते, फिर धीरे से इन लोग क्या करते, गंगा के बगल आ जाते। क्यों? उनको पहले तो इंडस का नॉलेज रहता है। क्यों? इंडस हमारा हिमालय रेंज के बगल में, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि रिवर है, पानी मिल जाएगा। और सेडिमेंट जो रिवर बहा के लेके आएगा, वो सेडिमेंट फर्टाइल होने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छा रहेगा। एग्रीकल्चर अच्छा रहेगा तो कैटल भी अच्छा होगा, जीव जंतु भी अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर रहते। पर ओवर ए पीरियड जब लोग यहाँ पर घूमते घूमते उन्हें मालूम होता कि अच्छा एक और रिवर है गंगा, तो हम क्यों ना गंगा की ओर सेटल हो जाते। सो लोग यहाँ से उठ के यहाँ पर भी सेटल हो जाते। ऐसा ही करके सेटलमेंट होता, लोग एक जगह बैठते हैं फिर धीरे धीरे दूसरी ओर बढ़ते। तो आज का क्लास के लिए बस इतना ही। आप होप सो कि आपको मेरा पूरा हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझ आया। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्री हिस्टोरिक कल्चर। जब तक मैं नेक्स्ट क्लास लाऊं तब तक आप इस क्लास में जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए। रिवीजन इज मस्ट। ओके, और मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में दे दूंगी, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके खुद एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।